नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण खबर और खबर के साथ साथ एक महत्वपूर्ण लेसन हम सबके लिए। अगर आप कंपटीटर हैं तो नक्सलवाद क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि राजस्थान में इस प्रकार की विचारधारा आना कितना घातक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस विषय पर यानी नक्सलवाद पे हम जो बात आज करने आए हैं कि राजस्थान में बढ़ रहा है, तो क्या इससे पहले क्या ये पूरे भारत में था, और था तो कहां पर था, किन क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति हुई, उन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नक्सलवाद नाम कहां से आया। तो सबसे पहले जानिए कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग जिला, और दार्जिलिंग जिले के अंदर एक गांव जिसका नाम नक्सलबाड़ी। अब नक्सलबाड़ी जो गांव है जो वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, ये पूरी तरह से प्रभावित है चाइना की एक विचारधारा, और वो विचारधारा है माओवाद। अब बात आती है कि माओवाद क्या है। तो माओवाद जो है वो है चीन के एक लीडर माओ द्वारा दी गई एक विचारधारा जो कि मार्क्सवाद पर आधारित है। अब बात आती है कि मार्क्सवाद क्या है। तो मार्क्सवाद जो है ये वो विचारधारा जिस विचारधारा के अंदर गरीबों को, या ये कहें कि मजदूरों और गरीबों को विशेष ध्यान दिया गया, और जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें हिंसात्मक रूप से खत्म करने की बात की गई कि पूंजीपतियों को हिंसक रूप से समाप्त कर देना चाहिए। यानी ये वो लोग हैं जो मजदूरों के बारे में सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं कि पूंजीपति या पैसे वाले जो हैं उनको समाप्त करके और फिर हम क्या बने, पैसे वाले बने। जो मजदूर हैं वो पैसे वाले तब बनेंगे जब अमीरों को मार दिया जाएगा। ये विचारधारा उसमें उग्र रूप से प्रभावी दिखाई देती है। अब यही चीज कहां पहुंची, पहले मार्क्सवाद थी, फिर चीन में माओवाद के नाम से चली, और यही विचारधारा माओ से प्रभावित विचारधारा इस नक्सलबाड़ी गांव में जैसे ही पहुंची, ये विचारधारा नक्सलवाद बन गई। यानी इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात, जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ नक्सलवाद में, माओवाद से जो परिवर्तन हुआ वो इतना हुआ कि ये गांव के लोग थे, इसलिए उन्होंने गांव को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हमारा गांव, हमारी पंचायत, न विधानसभा न संसद, और सब कुछ हमारी पंचायत ही है। इस प्रकार के इन लोगों ने नारे देने शुरू कर दिए, और सब कुछ अपना स्थानीय शासन ही सब कुछ है, इनका अपना शासन सब कुछ है, न देश का कानून न देश का संविधान, इन सबको मानना इन्होंने बंद कर दिया। और इन्होंने जो है वो एक अलग समानांतर सरकार, भारत सरकार के समानांतर अपनी एक समानांतर सरकार बनाकर चलाना शुरू कर दिया। अब ये लोग कौन थे? तो ये लोग थे चारू मजूमदार के नाम लीडरशिप में एक सीपीआई का एक ग्रुप था। सीपीआई कौन? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके लीडर चारू मजूमदार और अन्य कानू सान्याल जैसे कुछ नेता और जो उसी गांव से जुड़े हुए थे, वो लोग जो है उसके अंदर लीडरशिप करते हुए सामने आए। अब ये लोग थे वो शांतिपूर्ण रूप से अपनी विचारधारा को रख रहे थे और उस प्रकार से चल रहे थे, लेकिन इनके समानांतर कुछ युवा ग्रुप वो खड़ा हुआ, और वो छद्म जो है वो एक तरह से छद्म युद्ध की स्थिति में आया, अर्थात हिंसक क्रांति। और इन लोगों ने हथियार उठा लिए, और हथियार उठा करके और फिर हिंसा करना शुरू किया, पैसे वालों को लूटना और उनसे पैसा लेकर के गरीबों में, यानी अपने आप को गरीब मानते हुए अपने आप में ही बांट लेना। इस प्रकार की विचारधारा यहाँ पर पूरी रूप से फैली। अब ये जो चीज थी ना, ये फैलते हुए स्टार्ट होती है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यानी इस पूरे कोस्टल एरियाज के अंदर ये चलना शुरू हो जाती है। बहुत तेज गति से फैली। अब ये फैली, उसके बाद अब जो पिछले जो 5-7 साल थे ना, इन पे अच्छा काम हुआ, यानी इनको कंट्रोल करने के लिए काम हुआ, और दबा करके इनको, जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं थी वो पूरी करने की बात थी तो वो पूरी की गई, और कुछ इनके प्रॉब्लम थी तो वो दूर की गई, और कर करा करके इनको थोड़ा सेटल करने का प्रयास किया। और लगभग बिहार, झारखंड से, जो कि प्रमुख रूप से अंततः यहाँ बची थी और लगभग यहाँ नीचे वाले एरिया में थी, तो लगभग कंट्रोल आ गया था मामला। लेकिन अब एक नई खबर उठ करके सामने आती है, वो आती है आज और कल के अखबारों में, और वो थी कि राजस्थान के दक्षिणी एरियाज के अंदर जो है, यानी दक्षिण राजस्थान के अंदर जो नक्सलवादी विचारधारा है वो पनप रही है और वो बढ़ रही है। अब इस बात में कितना दम है, इस बात को हम जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात तो समझ में आ चुकी होगी नक्सलवाद क्या है और ये कहां से कैसे आया, ये तो आपको चित्र समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जानते हैं हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि राजस्थान में कहां फैल रही है, यानी इसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान में फैल रही है, तो कहां फैल रही है? तो दक्षिण राजस्थान, विशेष रूप से सीधा यही बोलेंगे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। वैसे तो बोल नहीं पाएंगे ऐसा, क्योंकि जिलों में बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है,
अब और 10 जिले कल प्रस्तावित हुए हैं कि 10 और जिले बनाइए। तो अभी थोड़ा शांति नहीं हुआ है मामला, ठीक है। तो कितना परिवर्तन हो जाए वो देखने लायक चीज है, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान में ये नक्सलवादी विचारधारा बढ़ रही है या पनप रही है। इस प्रकार की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। अगली बात आती है कि नेताओं का क्या कहना है इस मामले में। यानी ये जो बात उठा करके लाए ना, वो कौन आए? नेता। ये तो प्रशासन में चल रही थी, शासन व्यवस्था में जो भी था वो सब कुछ चल रहा था, लेकिन इस बात को वहां से उठा करके और राजस्थान की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आम जनता तक उठाने की जिम्मेदारी जिसकी होती है वो है विपक्ष। तो विपक्ष ने इसे उठाया और फिर मीडिया ने उठाया और फिर ये मामला हमारे सामने आ गया। नहीं, कोई आज का नहीं मामला, ये चल रहा है, इस पे काम भी चल रहा है और इस पे प्रशासनिक और जो पुलिस व्यवस्था है वो अपना काम भी कर रही थी, गुप्तचर व्यवस्था काम भी कर रही थी, ये सब चल रहा था। लेकिन हमारे सामने तब आया जब विपक्ष ने उठाया और मीडिया ने इसे महत्व दिया और ये रिपोर्ट जब सामने हमारे आई तब ये चर्चा का विषय बन गई और तब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया और तब हम आप इसकी पूरी जानकारी रखें, ये भी बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। तो फिर बात आती है कि नेताओं का इसके मामले में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, इनके बारे में देख लेते हैं क्या कहते हैं। दक्षिण राजस्थान में झारखंड बिहार के नक्सली संगठन सक्रिय हैं। वे मासूम आदिवासियों में उग्र वामपंथी विचारधारा, वो उग्र विचारधारा ये है नक्सलवाद वाली, ठीक है, वामपंथी विचारधारा बन पा रहे हैं, ऐसा एनआईए ने भी रिपोर्ट दी है, क्योंकि इनके पास तो एनआईए के माध्यम से जानकारी पहुंची होगी। तो एनआईए ने ऐसा कहा है, ये राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं। अब बात आती है इस दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र है और उससे जुड़े हुए जो राजनीतिक दल है जिसका नाम है बीटीपी, ये दक्षिण राजस्थान का एक आदिवासियों का राजनीतिक दल बना है, नया बना है और इस बार अच्छा प्रदर्शन भी इन लोगों ने किया। बहुत अच्छी शुभकामनाएं इनको इस मामले में। लेकिन बस दिक्कत इतनी है कि नक्सलवाद से प्रभावित ना हो जाए और ये खुद कह रहे हैं कि हम इस बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं और हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इन्होंने कहा है कि हम आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार हम पर नक्सली होने का ठप्पा लगा रही है। सरकार संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लागू कर दे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि 5वीं अनुसूची क्या है जिसको लागू करने के लिए लोग कर रहे हैं, और सरकार ने भी इसी 5वीं अनुसूची को आधार मान करके दक्षिण राजस्थान के अंदर ये नक्सलवाद बढ़ रहा है, इसको प्रमुख रूप से माना। क्या है वो चीज, वो देखते हैं। देखिए, अधिकारियों ने जो बताया कि दक्षिण राजस्थान में जो पहला फेज नक्सलवाद का चला है उसके रीजन क्या है। तो पहली बात तो उन्होंने बताया कि ये लोग अलग से भील स्थान की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा गांव हमारा राज ये लोग नारा दे रहे हैं, जो कि नक्सलवाद का नारा है, तो ये लोग देते हैं ऐसा नारा, तो ये दूसरी बात भी गड़बड़ है। तीसरी बात कि 5वीं अनुसूची पर अमल हो। अब ये 5वीं अनुसूची में है क्या, ठीक है, और जो अमल होने की बात है वो क्या है वो देखते हैं। 5वीं अनुसूची में अमल हो, विशेषकर उनके क्षेत्र पर इंडियन पेनल कोड के लागू होने पर आपत्ति है। 5वीं अनुसूची कहते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं ना, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उन पे कुछ छूटें होती हैं। जो संवैधानिक रूप से जो छूट होती है वो होती है डायरेक्ट, कुछ प्रशासन जो है वो राज्यपाल के माध्यम से होता है, कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत होती है। यानी SC/ST एरियाज जो होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। इस पर डिटेल से हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें ये बात समझने की है कि उन SC/ST एरियाज को, यानी जनजातीय क्षेत्र को छूट तो है, ये ऐसा होना चाहिए। और ये दक्षिण राजस्थान के चूंकि आदिवासी क्षेत्र है तो ये भी अपनी छूट की मांग करते हैं। लेकिन चूंकि राजस्थान में ऐसा अब तक नहीं था और उस मांग को अगर वो कर रहे हैं तो संवैधानिक दायरे में अगर करें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक नई आ रही है, क्या कि विशेषकर उनके क्षेत्र में इंडियन पेनल कोड लागू नहीं होने, इंडियन पेनल कोड लागू नहीं होना चाहिए, वो ऐसा मानते हैं। IPC की धाराएं हमारे ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। अब पूरे राजस्थान पे लागू हो, पूरे जनता पे लागू हो और इन पे लागू ना हो, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो ये कुछ चीजें को लेकर के विवाद है, तो विवाद हो सकता है। ये आम, ये लोकतांत्रिक जो गतिविधि के रूप में भी देख सकते हैं और लोकतंत्र में ऐसा संभव भी है कि विवाद हो किसी विषय के ऊपर। लेकिन फिर भी इस पे काम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये विचारधारा बढ़े नहीं, क्योंकि इस बात से ऐसा दिखता है, ये नारे लग रहे हैं ना, क्या हमारा गांव हमारा नारा, हम जो राज, ये टेंशन तो पैदा करता ही है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो रही है और ये चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो तो रहा है। अब और ज़्यादा प्रबल संभावना क्यों बनती है, ये तो साधारण सा दिख रहा है ना। अब प्रबलता कैसे कह सकते हैं कि नक्सलवादी गतिविधि यहाँ पर हो ही रही है, तो उसको देख लेते हैं। तो वो आती है खुफिया रिपोर्ट के सामने, हमारे सामने, और वो ये है क्या, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि आदिवासियों की कोर कमेटी में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता,
चलिए आप और हम इनकी कोर कमेटी तक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वहां तक नहीं जा सकते, चलिए हम तो नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, ये भी नहीं जा सकते। इसका मतलब अंदर गड़बड़ हो रही है, ये बात तो मान सकते हैं। अब अगली बात आती है इसमें कि राजस्थान में ये जो चीज़ फैली, यानी जो सब कुछ फैल रहा है, इस प्रकार की नक्सलवादी गतिविधियां फैल रही हैं, इसके प्रमाण सरकारी रूप से क्या है? तो वहां जब देखते हैं तो आती है पहली तो गृह विभाग की खुफिया रिपोर्ट, जो भी मैंने बताया कि इसमें न पुलिस जा सकती है न प्रशासन जा सकता है, ये खुफिया रिपोर्ट एक तो। और दूसरी बात, अधिकारियों का वक्तव्य जो मीडिया में आया, जो हमने कल और परसों की मीडिया में पढ़ा है, वो आपके सामने है। यहाँ अजय पाल लांबा जो आईजी उदयपुर हैं, उन्होंने कहा है कि उदयपुर संभाग के अंदर उग्र विचारधारा को हवा देने की कोशिश होती रहती है, मतलब चल तो रहा है गड़बड़। अब आ जाओ मैन कौन, एस सेंगाथिर जो एडीजी इंटेलिजेंस से हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अतिवादी विचारधारा के इनपुट हैं, अतिवादी विचारधारा के इनपुट आ तो रहे हैं, ठीक है। भील स्टेट की मांग भी हो रही है, या इससे जुड़े संदिग्ध गतिविधियों पर भी हम निगरानी जो है वो जारी रखे हुए। इसका मतलब संदिग्ध गतिविधियां हो तो रही हैं, ये बात तो अधिकारियों से मालूम पड़ रही है। सरकार को हम समय समय पर रिपोर्ट भेजते भी रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सारी रिपोर्ट हम भेज भी रहे हैं, ठीक। तो इन सारी बातों से जब ये सब कुछ हम जानते हैं, तो उसके बाद में जब सार रूप में पहुंचते हैं, तो वो ये कि ये पूरे भारत में फैलने के बाद ये विचारधारा ऐसा प्रयास कर रही है कि दक्षिण राजस्थान का जो आदिवासी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र है, और भी जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां जाकर के हम इस प्रकार की बात फैलाएं कि आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है और आपको जो है वो इन पैसे वाले लोगों के खिलाफ, या इन जो है वो जो जिन लोगों ने आपका आज तक शोषण किया है, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये विचारधारा पूरे भारत में जहां भी लोगों को मौका मिलता है ना, तो वो ये फैलाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो दक्षिण राजस्थान के जो युवा हैं, उनको बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो राजनीतिक दल अगर इनसे कुछ जुड़ चुके हैं, तो उनको भी सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अस्मिता बहुत बड़ी चीज है। इन चीजों को बढ़ावा देने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए, आशा है कि राजस्थान सरकार भी इस पर कुछ काम करेगी, और भारत सरकार की नज़र में तो है, निश्चित रूप से चल ही रहा है। तो इन सब परिस्थितियों के अंदर हम तो ये आशा करेंगे कि जल्द ही हम इस समस्या से छुटकारा पा लें और ये राजस्थान में निश्चित रूप से न फैले। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।